I am Pratik Agrawal. I have secured AIR 156 in 2021 PSC CAC. मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरे को 156 रैंक मिली है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। मेरा बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग करी है मैंने बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस से। uh, जो जर्नी की स्टार्टिंग थी वो कोचिंग्स के साथ करी थी मैंने। वाजीराम से मैंने जीएस की क्लासेस करी थी और उसके बाद ऑप्शनल की कोचिंग करी थी हिमांशु सर के साथ गाइडेंस आईएएस में ज्योग्राफी ऑप्शनल। फिर कोविड आ गया, क्लासेस बंद हो गई और मैं दिल्ली से घर आ गया। तो दोनों एग्ज़ाम जो मैंने दिए हैं वो घर पे ही दिए हैं और मार्च 2020 के बाद मैं घर पे ही रह के ही पढ़ रहा था। फिर फर्स्ट प्रीलिम्स में 60 मार्क्स आए थे सिर्फ, जो कि बहुत कम होते हैं। फिर एनालिसिस किया, वापस से स्ट्रैटेजी रीओरिएंट करी। उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स अपन एक एक करके देख लेते हैं। वो स्ट्रैटेजी रीओरिएंटेशन करने के बाद फिर वापस बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट लगाए। सेकंड प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर किया। फिर मेंस पहली बार दिया एंड इंटरव्यू भी पहली बार ही दिया और फर्स्ट मेंस और इंटरव्यू पे ये रैंक रिसीव हुई। तो शुरू से शुरू करें अगर, तो जो बेसिक प्रिपरेशन है वो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की, जो मैं बिलीव करता हूँ, एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। कुछ स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स का कुछ अलग पढ़ा जाता है या फिर कुछ मेंस का अलग पढ़ा जाता है या इंटरव्यू के लिए शुरू में कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब आप सिलेबस देखते हैं तो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो है वो मेंस का सिलेबस है। तो आप मेंस का सिलेबस उठाइए, अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो उसके हिसाब से चाहिए, अगर क्लासेस नहीं कर रहे हैं तो GS1 GS2 GS3 GS4 का सिलेबस उठाइए। उसकी बेसिक सोर्सेस सबके सेम होते हैं, कुछ एक दो किताबों में फ़र्क होगा। सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी जाती है, एंशिएंट हिस्ट्री मिडीवल हिस्ट्री के लिए पुरानी एनसीईआरटीज़ होती हैं, या फिर मैग्रॉ पब्लिकेशंस की अलग बुक हैं वो पढ़ते हैं लोग। नाम मैं भूल रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर की स्पेसिफिक नितिन सिंघानिया ही है। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम वही वही मैंने पढ़ी थी। देन वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने विजन आईएएस के नोट्स हैं वो पढ़े थे। 2-3 बार उन्हें कंप्लीटली रीड किया था प्रीलिम्स के पहले। पर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम की प्रॉब्लम थी, टाइम की कमी हो जाती है। तो श्रेयस कुंवत सर हैं जो AIR 4 आए थे शायद 2019 में, तो उनके टेलीग्राम चैनल में वर्ल्ड हिस्ट्री के 25 पेजेस के नोट्स हैं। तो मैंने उन नोट्स को अपने हाथ से लिख लिया था, अपने ये नोट्स वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर लिए थे और मेंस के लिए सिर्फ उतना ही पढ़ा था। देन आता है सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज का जो पार्ट आता है पेपर वन में, उसका सोर्स है जो विजन आईएएस के वैल्यू एडेड मटेरियल है वो मैंने रीड किया था। और करंट अफेयर्स में बाद में ऐड कर लूँगा पूरा एक सोर्सेज बताने के बाद। फिर ज्योग्राफी जो मेरा ऑप्शनल है, तो जीएस के लिए मैंने ज्योग्राफी अलग से कुछ नहीं पढ़ा है, पर मैंने देखे हैं सोर्सेज जो अवेलेबल है मार्केट में। एनसीईआरटी इज़ अ गुड सोर्स, पर एनसीईआरटी के हर लाइन में बहुत डिटेल्स हैं, तो जब कोई बिगिनर पढ़ता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनसीईआरटी की जगह मैं सजेस्ट करता हूँ कि जीसी लियोंग से शुरू कर सकते हैं। जीसी लियोंग सिंपल बुक है, थोड़ी ज़्यादा बल्की है, पर समझने में आसानी होती है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि मेंस में ज्योग्राफी का जो है GS1 में वो 120 से 130 मार्क्स के आसपास पहुंच चुका है वेटेज। तो ज्योग्राफी इज हैविंग ऑलमोस्ट हाफ द वेटेज ऑफ द पेपर, तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, तो ये दो ज्योग्राफी के सोर्सेज हो गए GS1 में। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो GS3 के साथ ओवरलैप करता है टॉपिक। डिजास्टर मैनेजमेंट का फिर से विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल है अवेलेबल, या फिर बहुत सारे टॉपर्स हैं जो कंडेंस्ड मटेरियल बना लेते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। फिर आते हैं हम GS2 में। GS2 में पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सब लोग पढ़ते हैं। सो लक्ष्मीकांत वर्क्स वेल फॉर प्रीलिम्स आई फील, पर लक्ष्य पॉलिटी को जो आप मेंस लिखने जाएंगे तो आपको जजमेंट्स, कमिटीज़
आर्टिकल्स रिमेंबर करने, तो आप एक बेयर एक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो बेयर एक्ट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका पीडीएफ है या फिर बुक्स भी आती हैं बहुत सारी। इसके अलावा पॉलिटी में शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स अवेलेबल होते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में मार्केट में, तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएंगे जो फोटो कॉपीज़ हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप वो रीड कर सकते हैं, उससे वैल्यू एंड एनरिचमेंट होता है। इसके अलावा जो इस साल के रैंक 43 हैं, शुभम भाई हैं, शुभम शुक्ला भाई, तो उनके चैनल पे भी GS2 के सफिशिएंट नोट्स अवेलेबल हैं, मैं अभी वही फॉलो कर रहा था, तो आप वो भी देख सकते हैं। देन आता है गवर्नेंस वाला पार्ट, जो कि मैंने फिर से विजन का ही वैल्यू एडेड मटेरियल यूज़ किया था। इट इज़ गुड इनफ फॉर स्टैटिक पोर्शन, पर इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको न्यूज़पेपर से ऐड करनी पड़ेंगी। गवर्नेंस की स्कीम कोई आ गई, ई गवर्नेंस का कोई नया टॉपिक है, तो सपोज़ महाराष्ट्र ने कोई नया स्कीम लॉन्च किया है, तो वो चीज़ें आप देख लीजिए। देन गवर्नेंस के बाद सोशल जस्टिस के टॉपिक आते हैं, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, हंगर और वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल। तो ये टॉपिक्स भी विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल से कवर किए थे मैंने, पर ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट बेस्ड ज़्यादा होते हैं, जैसे अभी 2 साल से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर से लेनी पड़ेगी स्टैटिक कवर करने के बाद। तो स्टैटिक के लिए आप वो मटेरियल यूज़ कीजिए। इसके अलावा आपका जो कोई सोर्स होगा वो भी सिमिलर ही स्टैटिक बेस देगा। तो मटेरियल पे डाउट मत कीजिए, जो भी आपने चूज़ किया है उसको मल्टीपल रीड करेंगे, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक मेंस में। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अगेन सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं। अगर आप मेन से 65 उठाएंगे और GS2 का पेपर उठा के देखेंगे, तो 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, वो चारों पांचों के आंसर एज इट इज मिल जाएंगे आपको। पर इस चीज़ के लिए आपको एक स्टैटिक बेस बनाना है। अगेन कोई भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया चाइना रिलेशंस या इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, इसका एक जो बेसिक हिस्ट्री है वो कवर कर दे। आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन शुरू कैसे हुए थे इन चीज़ों में। फिर उसके बाद जब आप आंसर लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में या करंट अफेयर्स का, तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा क्लियर होंगी और आपके आंसर में एक डेप्थ दिखेगा। फिर जो आता है इकोनॉमिक्स इन GS3 पेपर। इकोनॉमिक्स में मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल सारे इंक्लूड करता हूँ। तो इसके सोर्सेज मल्टीपल हैं। एक श्रीराम आईएएस है, उसके अलावा मृणाल सर के भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होते हैं, तो दोनों इज़ वेल टू डू। इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैगजीन, न्यूज़पेपर, अगेन आई विल मेंशन दैट। अदर देन इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर से यही स्ट्रैटेजी थी मेरी कि स्टैटिक पोर्शन कवर करूँ मैं, जो GS की क्लासेस मैंने करी उसके नोट्स से, या फिर विजन का इसमें भी मटेरियल अवेलेबल है। अदर देन विजन, साइंस एंड टेक के लिए मैंने PMF IAS के PDF भी यूज़ किए थे और एनवायरनमेंट के लिए भी यूज़ किया है। तो स्टैटिक कवर करने के बाद आप करंट अफेयर्स जो क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली, उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, जो WHO की वो नॉर्म्स हैं, या फिर जो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो COP26 के ऊपर थे, तो ये करंट अफेयर्स से लिंक होते हैं, पर इसके तभी लिंक हो पाएंगे जब आप बेस कंप्लीट कर लेंगे। देन टॉपिक आता है सिक्योरिटी इश्यूज का। सिक्योरिटी इश्यूज के बहुत स्टैटिक टॉपिक्स है, 4-5, और करंट डेवलपमेंट्स ऐड करनी है उनमें। देन एथिक्स के लिए, एथिक्स में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि मेरा एथिक्स वीक रहेगा हमेशा। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी टॉपर टॉक्स देखी, बहुत सारे वीडियोस देखे लोगों के। वाजीराम के नोट्स थे मेरे पास, लोकमान IAS के भी नोट्स बनाए मैंने, पर वो काम आए नहीं ज़्यादा। तो फिर मैंने जो टॉपर्स ने बोला था कि एक एक सिलेबस के कीवर्ड को आप लीजिए और उन कीवर्ड्स के मीनिंग को आप एक टेबल फॉर्मेट में लिखिए। देन टेबल फॉर्मेट में उस एक और कॉलम बनाइए, उसमें सारे एग्जांपल्स ऐड करिए कि मॉरल्स का एग्जांपल क्या है। एग्जांपल्स 3 टाइप के हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के हो सकते हैं कि कहाँ पे आपने अपने वैल्यूज़ मॉरल्स को शो किया है, या फिर कोई लीडर की लाइफ का हो सकता है, या फिर जो न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स के एग्जांपल्स चल रहे हैं वो हो सकते हैं।
तो इससे आपके जो एथिक्स के सारे टॉपिक्स हैं ना, वो उनके मतलब भी क्लियर हो जाएँगे और आपके पास एक एग्ज़ाम्पल्स का रेडी सेट रहेगा। जब आप टेस्ट देंगे या जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये इंट्रोडक्शन में काम आएँगे और उसके अलावा जब आप बॉडी लिखेंगे, तो एग्ज़ामिनर को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ें समझ पा रहे हैं, इंटीग्रिटी का मतलब आपको समझ आ रहा है। तो ये चीज़ें हो गई जो बेसिक सोर्सेज़ की बात है। इसके अलावा फिर ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल जो मेरा ऑप्शनल था, उसमें बेसिक सोर्सेज़ जो मेरे थे वो हिमांशु सर के जो क्लास नोट्स थे, मैंने वही रेफ़र किए। ज्योग्राफ़ी इज़ नॉट माय बैकग्राउंड, तो मैं उस पे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं रखता। मैं जज करने को रेडी नहीं था कि कौन-सी बुक ज़्यादा अच्छी है, कौन-सी बुक ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैंने बुक्स खरीदी ज़रूर है, पर वो रखी हुई है, मैंने कभी यूज़ नहीं करा। क्लास नोट्स ही बार-बार रिवाइज़ किए, बार-बार उन्हीं को पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे। तो सोर्स बेसिकली यही रहा है। नाउ गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी है वो मेरी वन टाइम फेलियर के बाद इवॉल्व हुई थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रियलाइज़ हुआ था कि जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शनल वाले लोग भी नहीं कर पाते हैं प्रीलिम्स के, जैसे कि कुछ हिस्ट्री का पूछा गया हो या ज्योग्राफी का पूछा गया हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये समझ आया था। तो सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, नंबर स्पेसिफ़ाई करना कुछ ज़रूरी नहीं है। जब आपको फ़ील हो कि आपके मॉक्स में कंफर्टेबल मार्क्स आ रहे हैं, आप पेपर से डर नहीं रहे, तो आप कंफर्टेबल हो गए हैं, आपके पास उसके बाद मॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो नंबर आप खुद अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गोइंग इनटू स्पेसिफिक्स अगेन इन प्रीलिम्स, सब्जेक्ट वाइज़ सब कुछ एक-एक करके स्टैटिक कवर किया। स्टैटिक हिस्ट्री का सोर्सेज़ मैंने बता दिए, उन्हीं से रीड करके, पॉलिटी का भी सेम, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। फिर जो करंट अफेयर्स का आया, तो आई नेवर यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में मेरे को बहुत टाइम लगता था। देन द सेकंड थिंग वाज़ कि उसके नोट्स बनाने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता था। देन आई ऑल्सो फाउंड आउट कि जो मैगज़ीन्स है वो ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर कर रही है और उनसे अच्छे नोट्स मैं नहीं बना पाता विद डायग्राम, विद डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। तो इसके लिए मैंने विज़न की मैगज़ीन्स ली। मैं सुबह न्यूज़पेपर 10 मिनट में पढ़ लेता था, हेडलाइंस गो थ्रू करके, और फिर 1 घंटा रखता था रोज़ मैगज़ीन पढ़ने के लिए। तो 1 आवर में 20 पेजेज़ रीड किए, 100 पेजेज़ की मैगज़ीन होती है ऑन एवरेज। 110 की होगी तो 22 पेजेज़ पढ़ लिए। तो गो थ्रू करके ऐसे 5 1 घंटे में 5 दिन में ख़त्म कर दी मैगज़ीन्स 1 महीने की। देन आफ्टर फिनिशिंग दीज़ मैगज़ीन, सेकंड रीडिंग में जो फर्स्ट टाइम हाइलाइट किया था उसके उसको दूसरा कलर यूज़ करके हाइलाइट किया। थर्ड रीडिंग में थर्ड कलर यूज़ किया। अब हाइलाइटर के कलर ख़त्म हो गए तो नॉर्मल मार्कर यूज़ करने लगा। तो इससे क्या हुआ, 4-5 रीडिंग जब हो गई करंट अफ़ेयर मैगज़ीन की, तो वो चीज़ें इंटरनलाइज़ हो गई। तो ये मेरा करंट अफ़ेयर्स पढ़ने का तरीका था। जो कितने महीने की पढ़नी चाहिए मैगज़ीन, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 महीने की पढ़ी थी। सेकंड अटेम्प्ट में 12 महीने ऐड हो गए। तो 10 महीने और 12 महीने, ये 22 महीने की मैगज़ीन पढ़ चुका था मैं। सेकंड अटेम्प्ट में ये रियलाइज़ हुआ कि जो 12 महीने हैं वो सफिशिएंट नहीं है, 6 महीने और पीछे पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस वज़ह से मैंने वो सारी कवर कर ली और वो बेनिफिशियल भी हुआ मेरे लिए। तो जितना आप कवर कर सकते हैं इट इज़ गुड इनफ। मिनिमम आप 18 मंथ्स तो करिए ही, क्योंकि जो लास्ट 2 प्रीलिम्स के ट्रेंड दिख रहे हैं और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इस साल जो बायो रॉक का क्वेश्चन आया है, इट वाज़ फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स बैक। अभी के करंट अफेयर्स में नहीं है ये चीज़ें। तो 1.5 साल की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन करना इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं इस साल प्रीलिम्स मैंने फिर से दिया है, तो मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था प्रीलिम्स इस बार। और जब मैंने अटेम्प्ट किया तो यही रियलाइज़ हुआ कि करंट अफेयर्स इस बार का ज़्यादा कुछ नहीं है। पिछली बार की चीज़ें काम आ गई। So that was current affairs and prelims का practice. Then mock test, as I was always at home, तो कोई सेंटर है नहीं यहाँ, रायपुर में रहता हूँ मैं। सिर्फ विज़न का है और मेरे को कोविड के टाइम पे लॉकडाउन में वो सब कुछ ऑनलाइन ही था। तो इट वाज़ बेटर कि मैं दिल्ली से ऑर्डर कर लूँ, या फिर ऑनलाइन जो पीडीएफ अवेलेबल है वो डाउनलोड करके डायरेक्ट टेस्ट दे दूँ। तो वही किया मैंने।
विजन के 35 टेस्ट और फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज के पीडीएफ दिल्ली से मंगा लिए, जो केबीसी को कॉल करके। देन उसको 2 घंटे बैठ के देता था मैं, तो 2 घंटे कभी लगते नहीं है टेस्ट देने में। इट इज़ ऑलवेज 1-1.5 आवर्स। आप जल्दी जल्दी टेस्ट दीजिए, जो भी आपकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। टेस्ट वाज नेवर फॉर टेस्टिंग आउट कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। टेस्ट के 3-4 एम होते हैं मॉक टेस्ट के, फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस बोथ। पहली चीज़ होती है कि आपको टेस्ट कंप्लीट करना है, जो स्पेसिफाइड टाइम है, तो आप उस चीज़ का टेस्ट करिए कि आप कर पा रहे हैं 3 घंटे में वो कंप्लीट या 2 घंटे में वो कंप्लीट। द सेकेंड थिंग इज़ कि आप अपना कंटेंट चेक कीजिए फॉर स्पेसिफिकली मेंस। तो जब आपको कंटेंट चेक करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 घंटे में लिख रहे हैं, आप 4 घंटे में लिखिए, 5 घंटे में लिखिए, पर अपने मन से लिखिए, पढ़ के, बिना चीटिंग किए, बिना देखे इधर उधर। तो उससे आपका ये चेक होगा कि आपने जो पढ़ा है उसकी क्वालिटी कैसी है। और फिर फाइनली आप जो मॉक ड्रिल कर रहे हैं कि 3 घंटे में इतना करना है, वो जो सिमुलेशन होता है एग्जाम टाइम का, वो चेक करिए। तो ये तीन चीज़ें जो आपकी हैं, वो एम होनी चाहिए कोई भी मॉक टेस्ट का। देन प्रीलिम्स में सेकंड पेपर होता है सी सैट का। मैं सी सैट में 3 प्रीलिम्स में, तीनों में 150 अबव स्कोर किया हूँ। आई शेयर द मार्कशीट्स शॉर्टली, जो सेकंड और फर्स्ट की है। द issue with me sharing CSAT की strategy is because I never prepared for CSAT. I was too comfortable because engineering background है। पर मैंने एक बेसिक फ्रेमवर्क ज़रूर बनाया है। 3 चीज़ें आती है सीसैट के पेपर में। इंग्लिश, द कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग पार्ट, देन द सेकंड इज़ एलआरडीआई, एंड द थर्ड इज़ मैथ्स वाला पार्ट। तो जो प्रॉब्लम है वो, आप सीसैट को कंफर्टेबली स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो वो सीसैट क्लियर होगा, क्योंकि आंसर की इतनी वेरीड है। कोचिंग्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन सा आंसर सही है निकालने में, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। तो इट इज़ वेरी डाइसी। तो आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करना या सिर्फ मैथ्स पे रिलाई करने में फंस जाते हैं लोग। मैंने खुद ऐसे स्कोर कार्ड्स देखे हैं कि जिसमें GS1 में 125 130 मार्क्स हैं, पर सीसैट में 20 मार्क्स हैं। तो द स्ट्रैटेजी रिवॉल्व्स अराउंड कि आप न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश वाला जो पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो आप प्रीवियस ईयर की सीसैट के पेपर से उठा के प्रैक्टिस कीजिए। उसमें कीवर्ड्स होते हैं 4-5, उन कीवर्ड्स के ना मतलब देखिए आप, क्या होता है, एनालाइज है, या जो रेफरेंस है, या फिर जो नेगेटिव कोनोटेशन में है कीवर्ड्स, जो नेगेटिव सेंस में दिए जा रहे हैं, तो उनकी आप मीनिंग समझ लेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि पैराग्राफ का जो मीनिंग, जो वो बोलना चाह रहा है, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस लाइन में है। तो ये एक बेसिक इंग्लिश समझने का तरीका है, सिर्फ आपको उसकी अंग्रेजी जाननी है, और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो जाएगा। अगेन मैं ट्रस्ट नहीं करता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत डाइसी होता है, और मेरा नेचुरली स्ट्रॉन्गर पार्ट मैथ्स और एलआरडीआई रहा है, तो मैं वो उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। द एलआरडीआई स्ट्रैटेजी, जो लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट्स हैं, अगेन सीसैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको इस सेशन से एक लाइन लेके जानी है, तो इट इज़ प्रैक्टिस 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 फॉर एवरीथिंग, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ऑल्सो। तो एलआरडीआई और क्वांट के लिए, जो क्वांट यानी जो मैथ्स वाला पोर्शन है, बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब में जो पढ़ाते हैं ये चीज़ें, या फिर ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। बुक्स के बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को। शायद अरिहंत पब्लिकेशन की कोई बुक आती है जो कैट के लिए यूज़ की जाती है, नॉट फॉर यूपीएससी। तो ये चीज़ें आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इतना डिटेल में करने में कोई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा नहीं है। तो आप इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, या फिर कोई टेस्ट सीरीज उठाइए। रोज़ लगाइए कि जैसे हर दिन आप आधी घंटे में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर हर दिन आप 5 क्वेश्चन ही कर रहे हैं सिर्फ। तो जब आदत बन जाती है तो माइंड ट्रेंड हो जाता है। एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपको चीज़ें आती है ना, वो करके आना है। तो उसके लिए आपको मेंटली काम रहना, कूल रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं चीज़ों के लिए, तब आप उन चीज़ों को करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। तो इसलिए डेली बेसिस पे ये चीज़ें करना ज़रूरी होता है। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बेसिकली यही रही थी, बोथ सीसैट एंड जीएस। देन फॉर मेंस,
अदर देन रीडिंग इट टुगेदर विद प्रीलिम्स और मेंस के बीच में स्पेसिफिकली मैंने काफ़ी टेस्ट देने में फोकस किया था। द ऑप्शनल पोर्शन जो है वो प्रीलिम्स के पहले कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया था, ज्योग्राफी ऑप्शनल दैट इज़। तो प्रीलिम्स के पहले जो चीज़ की थी फॉर मेंस, जीएस के लिए अगर मैं जाऊँ, तो बेसिक रीडिंग हो गई थी। मैंने नोट्स बनाने पे ज़्यादा बिलीव किया नहीं कभी, क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ वो चीज़ें करने के लिए, तो मैं बार-बार वीडियोज़ देखना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। उन चीज़ों को बार-बार कुछ सुनने में प्रेफ़र करता हूँ। मैंने कुछ टॉपिक्स के अपने खुद के वॉइस नोट्स बना लिए थे, या फिर कुछ टॉपिक्स थे जिनके 25 पेज के अगर कोई पीडीएफ है, तो उसको 1 पेज में सारे कीवर्ड्स निकाल के लिख लिया। तो बेसिकली मेंस का ये था कि जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी हैं वो मैंने पढ़ा तो था प्रीलिम्स के पहले, पर प्रीलिम्स के बाद वो चीज़ें आपको जल्दी से फिर से रिवाइज़ करनी होती है और टेस्ट देना शुरू करना होता है। प्रीलिम्स के साथ जो चीज़ें ओवरलैप होती हैं, जैसे जो हिस्ट्री वाला पार्ट है या इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, या फिर पॉलिटी वाला पार्ट है, तो वो चीज़ें आप ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अदर देन दैट जो सिर्फ मेंस का पोर्शन है एथिक्स का, या सिक्योरिटी या इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो ये चीज़ें आप रिवाइज़ करिए जल्दी से। कीवर्ड्स ढूँढिए कि इसमें कीवर्ड्स क्या हैं। गुड गवर्नेंस के 6 कीवर्ड्स हैं, नोडल कमिटी का नाम लिखना है, वो एथिक्स में भी काम आएगा, एसए में भी काम आएगा और जीएस2 में भी काम आएगा। तो ये कीवर्ड्स आप ढूँढिए, इनको आप लिस्ट डाउन करिए, डेटा निकालिए कि डिजिटल डिवाइड कितना है इंडिया में, या जेंडर गैप जो रिपोर्ट आती है वो क्या है। तो ये चीज़ें जो डेटा है, स्पेसिफिकली आप जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ये चीज़ें आप एक नोट बना लीजिए या फिर मैगज़ीन में अंडरलाइन कर लीजिए। दिस एनहांसेस योर आंसर, इंट्रोडक्शन में भी काम आ जाता है, कंक्लूजन में भी काम आ जाता है। तो कहीं भी आप फँस गए तो बहुत ईज़ी वे आउट है ये चीज़ें। तो फॉर पीपल लुकिंग फॉर प्रीलिम्स टू मेंस, बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली, मैं यही बोलूँगा कि एक बार रिविज़न करने के बाद आप आंसर लिखना शुरू कीजिए। टेस्ट करने हैं तो टेस्ट करिए, ऑब्वियसली फुल लेंथ टेस्ट देने हैं आपको, पर उसके अलावा फुल लेंथ के अलावा भी जो सिंगल क्वेश्चंस है उनको स्ट्रक्चर बना के देखिए। 2 क्वेश्चन से शुरू करिए, 2 से 20 पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो धीरे-धीरे ये चीज़ें होती जाती हैं। आप जॉब करते हैं और हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार जो हिंदी मीडियम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है वो, जो हिंदी मीडियम के कुछ टॉपर्स हैं, जैसे रवि भाई हैं, रवि सियाग भाई हैं, या मयंक दुबे हैं, 146 रैंक है शायद उनकी। तो उनका आप एक बार वीडियो या टेलीग्राम पे कोई चैनल होगा वो देख लीजिए, हिंदी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। उसके अलावा जॉब के साथ तैयारी करने की जो बात है, वो ऐसी है कि आपको अपना समय बनाना पड़ेगा। जॉब में जाने के पहले सुबह का समय हो या फिर रात का समय हो, वीकेंड्स हो, या जो ब्रेक्स हो, तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उस पे स्टिक करना पड़ेगा। आप अगर नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं तो 1 साल ऑलमोस्ट अभी भी 10 महीने हैं, जो गुड इनफ होता है टाइम करने के लिए। तो ये चीज़ें आप अपनी शेड्यूल में फिट करिए कि आपको न्यूज़पेपर कब पढ़ना है या मैगज़ीन कब पढ़ना है या जीएस कब पढ़ना है, और एक शेड्यूल बनाइए। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। जो मैंने एक चीज़ करी थी, जो मेरे काम आई, वो है, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होल्ड करता, फर्स्ट मेंस में ही क्लियर किया, तो आई आई बिलीव कि प्लानिंग बहुत काम आई है। तो जब आप प्लान करते हैं तो मंथ वाइज़, वीक वाइज़, डे वाइज़, मैं तो आवर वाइज़ भी प्लान करता हूँ कि इस घंटे में मेरे को क्या पढ़ना है। इट कैन बी फ्लेक्सिबल, कभी-कभी मन नहीं करता पढ़ने का, तो वो चीज़ें आगे-पीछे हो जाती है, तो उसके लिए आप बफर ज़रूर रखिए। जब भी टाइम की कमी होती है तो बेस्ट चीज़ होता है कि आप लिख के प्लान कीजिए, वो चीज़ आपको आपकी आँख के सामने दिखती है तो समझ आता है कि ये चीज़ कवर कर सकते हैं इतने दिन में, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उन चीज़ों से। जैसे इट इज़ वेरी रीज़नेबल कि आप पॉलिटी प्लान कर रहे हैं तो 15 दिन में कंप्लीट करनी है या 20 दिन में कंप्लीट करनी है, तो टॉपिक वाइज़ करिए। लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स के नाम लिखिए कि फर्स्ट डे में ये वाला चैप्टर करना है। तो इस हिसाब से जब आप प्लान करेंगे,
वो प्लान आपका पर्सनलाइज़्ड होना चाहिए। आपको बहुत सारी कोचिंग्स 1-1 साल का प्लान अपलोड करती है, आप वो देख सकते हैं या फिर आप कहेंगे तो मैं अपना प्लान अपलोड कर दूँगा, जो गूगल शीट में मैंने बनाया हुआ है। तो वो चीज़ आपके काम आएगी कि आप देख के समझ पाएँगे कि प्लान करना है, ऑप्शनल को कितना देर देना है दिन में। दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू यू। वो आपको समझना है कि आपकी वीकनेस कहाँ है, किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, किस चीज़ को कम देना है, पर कंसिस्टेंट बेसिस पे कीजिए। 1 दिन 12 घंटे और 2 दिन नहीं करने पे 4 घंटे का एवरेज होता है, पर उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। 4 दिन हर रोज़ करने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक मेंटालिटी बनी रहेगी, फ़ोकस बना रहता है, डिसिप्लिन बना रहता है, जो लॉन्ग टर्म में काम आता है। शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं। सो जॉब के लिए भी जो आपने पूछा था यही चीज़ है कि आप एक शेड्यूल बनाइए कि सुबह 1 घंटा न्यूज़पेपर को देना है या फिर लंच ब्रेक पे कोई करंट अफ़ेयर का वीडियो देख लिया या कोई चैप्टर रिवाइज़ कर लिया, रात को आके 2 घंटे जीएस को दिए, 1 घंटा ऑप्शनल को दिया, वीकेंड पे ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम लीजिए। वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। करंट अफेयर्स की अप्रोच मैंने मेंशन करी ऑलरेडी। न्यूज़पेपर मैंने क्यों नहीं पढ़ा था वो भी बताया और मैगज़ीन मल्टीपल रीडिंग से कैसे पढ़ना है वो भी बताया। मैगज़ीन के नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए। जो एक चीज़ थी कि मैगज़ीन सपोज़ कोई टॉपिक है सेडिशन न्यूज़ में है, तो सेडिशन का टॉपिक आएगा मंथली मैगज़ीन में, तो आप आर्टिकल 19 के जो स्टैटिक नोट्स है ना, उसको रिवाइज़ करिए जब आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं। अगेन ये टाइम है तो कर सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी मैगज़ीन बहुत डिटेल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो बेसिक प्लस स्टैटिक कवर हो रहा है, जो कि एग्ज़ाम की डिमांड है बेसिकली। कि आप बिगिनर हैं, हाउ टू लिमिट माई सेल्फ टू सोर्सेस, व्हाट नॉट टू रीड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट नॉट टू रीड, क्योंकि यूपीएससी में आप अगर पढ़ने जाएँगे तो आप सब कुछ ही पढ़ सकते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 टूल्स हैं आपके पास, वो एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सेकंड इज़ सिलेबस। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एनालाइज़ करेंगे, ज सपोज़ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का टॉपिक है जीएस 3 में, या इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है, या इंटीग्रिटी वर्ड मेंशन्ड है जीएस 4 में। पेपर उठा के जब आप चेक करेंगे ना, तो ये टॉपिक्स एज़ इट इज़ मेंशन्ड है। क्वेश्चन एज इट इज आता है, व्हाट इज इंटीग्रिटी, या फिर व्हाट आर द शॉर्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स इन यूज टुडे, समथिंग ऑन दीज लाइंस। या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के शॉर्टेजेस क्या हैं। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से ये समझ आ जाएगा कि किस चीज़ के बाहर यूपीएससी नहीं जा रहा है। अगेन 20 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस आपको लगेगा कि ये सिलेबस से हैं, 2 बाहर से हैं, तो आपको 2 चीज़ों के लिए ना प्रिपेयर कर नहीं सकते। जैसे अगर डब्ल्यूएचओ नॉर्म्स आ गया या फिर पेपर 1 में कोई क्वेश्चन आ गया कि सोसाइटी में बिटकॉइन, हाँ, जो क्रिप्टो करेंसी है उसका इम्पैक्ट क्या है? तो ये आपको ऑन द स्पॉट सोच के करनी है चीज़ें, और ये चीज़ें ना कॉम्पिटिशन डिटरमाइन नहीं करती। वो जो बाकी 18 क्वेश्चन है स्टैटिक जो आपने करा है कवर, वो कंपटीशन डिटरमाइन करती है कि उसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों में सबके नंबर सेव आएँगे, और जबकि जो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, जो जिसने कम पढ़ा होगा, जो ज़्यादा अपना माइंड कामली यूज़ कर पाएगा, उसके ज़्यादा स्कोर करने के चांसेस बन जाते हैं। सो द बेसिक आंसर इज़ व्हाट नॉट टू रीड का, कि आप पहले डिटरमाइन करिए कि क्या पूछ रहे हैं। अगर आपको कुछ दिख रहा है, सपोज़ शेयर मार्केट कैसे चल रहा है, अभी आईपीओज़ बहुत न्यूज़ में है, तो आईपीओ में क्या होता है? सब पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है, पर वो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो नहीं आया है, सिलेबस में भी मेंशन नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे चलता है, तो वो चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। कितने साल का प्रिपरेशन लगता है? अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं, 10 अटेम्प्ट वाले भी हैं जो क्लियर करते हैं, और कुछ लोग हैं जो 10 अटेम्प्ट के बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपकी डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका सिलेबस का कवरेज, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करती है। टाइम बहुत सब्जेक्टिव होता है। जैसे इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा समझ पाएँगे इन चीज़ों को कि हमेशा असाइनमेंट लास्ट डे पे किया जाता है, फिर भी हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो हर दिन करते हैं और फिर भी नहीं हो पाता। तो वो 2 घंटे जो आखिरी के बचे हैं, उसमें आपका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा है, या फिर आप हर दिन के 10 मिनट निकाल रहे हैं और एवरेज प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। तो टाइम सब्जेक्टिव है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है मैम कि कितने साल का प्रिपरेशन लगता है। ऑन एन एवरेज 1 एंड अ हाफ ईयर इज़ गुड इनफ। देन नोट मेकिंग के क्वेश्चंस हैं कुछ। तो नोट मेकिंग जो मैंने करी है वो उन टॉपिक्स की करी है जो मेन स्पेसिफिक हैं।
जैसे कि सोसाइटी वाला टॉपिक है, तो इनके नोट्स बनाए हैं वैल्यू एड मटेरियल से। देन एथिक्स के नोट्स बनाए हैं जो टैबुलर फॉर्मेट में मैंने बताया आपको। या फिर उसके अलावा जो थ्योरी है कि पेरेंटिंग के 3 टाइप्स है, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिव। तो इन चीज़ों के नोट्स बनाए हुए हैं एवरनोट पे। उनके स्टैटिक सोर्सेस को पढ़ा, फिर अपने वर्ड्स में लिखा। तो बेसिकली यही था जो क्लास नोट्स इंटीग्रेट करके। देन फॉर दोज टॉपिक्स जिनके नोट्स नहीं बनाए, जैसे हिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाए मैंने, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम बुक है वो मेरे को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगती है। उसके नोट्स बनाऊंगा तो मैं हर लाइन रिपीट करने लगूंगा। इस वजह से उस आई यूज टू रीड दैट अगेन एंड अगेन। ज्योग्राफी के कभी नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ऑप्शनल से इंटीग्रेटेड है। आईआर के स्टैटिक नोट्स हैं पर करंट के नोट्स नहीं बनाए क्योंकि मैगजीन में हर साल आएगा। 3 साल हो 2 साल हो चुके हैं गलवान वैली क्लैश को, पर वो मैगजीन में हर साल आ रहा है। तो इन चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए मैंने। देन जो टॉपिक के बनाए हैं उनको एवरनोट पे बनाया है या फिजिकल फॉर्म में बनाया है, जो पीडीएफ पढ़ के समझ के कीवर्ड्स लिखे हैं। देन फॉर रिवीजन स्पेसिफिक पर्पस मैं ये करता था कि उन चीज़ों को जैसे कोई एक बॉर्डर इश्यूज वाला टॉपिक है सिक्योरिटी इश्यूज में, तो वो 10 पन्ने के नोट्स हैं अगर, तो मैं उसको एक पेज में बनाने की कोशिश करता या 2 पेज में बनाने की कोशिश करता था। या जैसे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम आ रही है वाला वो वाला टॉपिक है, तो उसके 2 पेज में नोट्स बना लिए बहुत छोटे, लास्ट डे मेंस में रिवाइज करने के लिए। तो दैट इज लेयर बाय लेयर अप्रोच। आप एक बार पढ़िए, उनको समझिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर उस नोट्स को वापस रिवाइज कीजिए, उसको इंटरनलाइज कीजिए एंड देन गो फॉर शॉर्ट नोट्स। आप अगर चाहेंगे कि फर्स्ट डे में मैं चीज़ पढ़ के नोट्स बना लूँ तो वो चीज़ नहीं होगी। हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट हो, यू नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन फॉर मेकिंग नोट्स। क्योंकि वो चीज़ सब समझ आएगी तभी तो नोट्स बनेंगे। नहीं समझ आएगी तो आप वो टॉपिक फिर से पूरी की पूरी तरह लिख रहे हैं या फिर उन चीज़ों को स्किप कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। देन विच इज़ द बेस्ट कोचिंग फॉर जीएस? प्री कोविड अगर आप पूछते तो मैं ज़रूर नाम लेता बाजीराम का। पर आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ है। उनके टीचर्स जिनसे मैं पढ़ा हूँ वो चले गए हैं और अभी नए वालों का नाम नहीं पता। मैं दिल्ली नहीं गया रहने, तो आई डोंट हैव एनी न्यूज़ अबाउट इट। पर बिकॉज ऑफ कोविड आई नो दैट ऑनलाइन मीडियम में बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। अन अकेडमी हो, चाहे प्रेप लैडर हो या बायजूस हो, या वेदांतु हो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। रोल ऑफ कोचिंग इन माई लाइफ, बिकॉज यू हैव आस्क्ड विच कोचिंग इज बेस्ट कोचिंग, तो कोई भी कोचिंग आप जाइए, कोई भी कोचिंग चूज कीजिए। आजकल और भी चीज़ें आ गई हैं, मेंटरशिप आ गया है। इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन कोचिंग कि आप क्या रैंक लाएंगे या क्या मार्क्स लाएंगे। सेल्फ स्टडी, खुद की प्रिपरेशन इज 80% एंड कोचिंग इज मोर गिविंग यू डायरेक्शन। सबको पता है बेसिक सोर्सेज क्या हैं, सबको पता है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत पढ़ना है। पर जो उस चीज़ों को एक्चुअली करते हैं वो क्वालिफाई करते हैं। भले ही रैंक आज नहीं आ रही हो आपकी, पर 1 साल, अगले अटेम्प्ट 2 साल में आएगी, क्योंकि आप वो चीज़ें कर रहे हैं जो सही हैं। तो वो डाउट मत कीजिए आप कि आपका मटेरियल सही है कि नहीं, या आपकी कोचिंग सही है कि नहीं। तो बेस्ट कोचिंग इज नथिंग इज बेस्ट कोचिंग, क्योंकि सेम जगह पे जाने वाले एक मेरा जो बैच में था वाजीराम में, 500 स्टूडेंट्स वर देयर एंड देयर वर 25 बैचेस लाइक दैट। और सिलेक्शन होते हैं, जैसे इस साल 650 लोगों की सिलेक्शन हुए हैं सिर्फ। तो एक डेढ़ बैच भी नहीं हुआ ये। अ, उसी बैच से सिर्फ एक बंदा सिलेक्ट हो रहा है, और ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ एक ही अटेम्प्ट के लोगों के नहीं है, ये 6-7 अटेम्प्ट वालों के रिजल्ट है। तो इस वजह से डोंट रिलाई ऑन चूजिंग द बेस्ट कोचिंग आउट ऑफ इट। एक बेसिक चीज़ें जो क्लासेस कवर करा रही है वो कवर कीजिए आप, जो आपका मटेरियल है, एंड देन खुद पे डिपेंड करता है। सीसैट का मैंने बता दिया है। स्ट्रैटेजी फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल 2023 अटेम्प्ट। अच्छा, तो 2023 अटेम्प्ट सिर्फ स्पेसिफिक ज्योग्राफी के लिए, और दूसरे ऑप्शंस के लिए भी मैं ले लेता हूँ ये क्वेश्चन। अभी अगस्त है, एग्जाम इज इन मई एंड आई थिंक। तो आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, 5 मंथ्स है जिसमें आप ऑप्शनल कवर कर सकते हैं। ऑप्शनल का अगेन, व्हाट नॉट टू स्टडी इज इम्पोर्टेंट पार्ट एंड व्हाट टू स्टडी इज इम्पोर्टेंट पार्ट। आप अगर बैकग्राउंड है तो आपको पता है कि क्या चीज़ें कवर करनी है ऑप्शनल में। अगर बैकग्राउंड नहीं है तो
मैं सजेस्ट करूँगा कि बुक्स तो आप पढ़ेंगे ही, पर उसके अलावा आप कोचिंग के मटेरियल लीजिए क्योंकि वो कंडेंस्ड है, एग्ज़ाम के फॉर्म में है। जिस चीज़ की ज़रूरत है एग्ज़ाम में वो चीज़ है उस मटेरियल में। बुक में आप और भी डिटेल देख सकते हैं जो आपका वैल्यू एनरिचमेंट कर सकती हैं। तो इन 5 महीनों में आप टॉपिक वाइज़ जाइए, देखिए क्या-क्या कवर करना है उस पोर्शन में। ऑप्शनल के लिए करंट अफेयर्स की चिंता मत करिए, वो जीएस के साथ हो जाएगा कवर। देन आफ्टर रीडिंग these basic books and notes, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। फॉर माय ऑप्शनल स्ट्रैटेजी व्हाट आई डिड वाज बिफोर प्रीलिम्स, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत लिखे थे। मैंने कोई ऑप्शनल का टेस्ट नहीं लिखा था एज इट, पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं 1991 से 2020 की एक बुक आती है, तो हर क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया था डायमेंशन के हिसाब से। रिपीट क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शनल में, जीएस में भी होते हैं। तो वो चीज़ बार-बार नहीं लिखी, पर जब लिखता था तो मैंने इवैल्यूएशन भी कराया उन चीज़ों का। इवैल्यूएशन कराने से समझ आता था कि कंटेंट का प्रॉब्लम है या प्रेज़ेंटेशन का प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑप्शनल थोड़ा टेक्निकल होता है, इस वजह से प्रैक्टिस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप डायग्राम कैसे बना रहे हैं, थ्योरीज़ कैसे मेंशन कर रहे हैं या स्कॉलर्स के नाम लिख रहे हैं जो वो काम आ रहा है कि नहीं। तो 5 महीनों में आप 2023 अटेम्प्ट के लिए या 6 महीने में अपनी बेसिक रीडिंग कंप्लीट कीजिए, उसका रिविज़न कीजिए 2 बार एंड राइट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको टेस्ट लिखने का मन है तो टेस्ट भी लिख सकते हैं, इवैल्यूएशन करा के आपको समझ आ जाएगा कहाँ स्टैंड करते हैं आप। पर आप ज़्यादा चिंता मत करिए, उसके बाद आप 3 महीने और मिलेंगे। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ऑप्शनल का रिवीजन एंड टेस्ट राइटिंग अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन से क्वेश्चंस चूज़ कर रहे हैं। 8 में से आपको 2 कंपल्सरी और 6 में से 3 ही चूज़ करने हैं। तो आपको वो समझ आना चाहिए कि आप कौन-सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, सेक्शन ए स्ट्रॉन्ग है या सेक्शन बी स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करिए। सेक्शन बी स्ट्रॉन्ग है तो उसको समझिए कि 2 क्वेश्चंस आपको चूज़ करने हैं, वो आपको कितना प्रोडक्टिवली आपको नंबर दे पाएँगे। तो ये चीज़ें तभी काम आती हैं जब आप पहले एक बार स्टैटिक चीज़ें कवर कर चुके होते हैं, देन ये चीज़ें प्रैक्टिस में आपकी रिफाइन हो जाती हैं। तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी इसके अराउंड बना लीजिए। टॉपिक वाइज़ मैं नहीं डिटेल में जाऊँगा क्योंकि वो अगेन पर्सनल होगा कि जियोमॉर्फोलॉजी आपको कवर करने में कितना दिन लग रहा है, क्लाइमेटोलॉजी 1 हफ्ता लग रहा है। वो चीज़ें आप खुद प्लान कीजिए, पर एक बेसिक फ्रेमवर्क ये ज़रूर रखना। देन स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन ऑफ ऑप्शनल इन लास्ट 40 डेज़। अच्छा, तो ये मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन है, शायद अभी 40 डेज़ बचे हैं मेंस को। आई वुड सजेस्ट कि आप अदर देन हैविंग अ सिमुलेशन, दैट इज़ एक दिन में पेपर 1 और पेपर 2 का टेस्ट दे दीजिए। वो आपको करना ही है एंड में। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी राइटिंग स्पीड और जो डिसिप्लिन बन पा रहा है कि नहीं। उसके अलावा जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप एक बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए कि आपने जो टॉपिक ऑलरेडी रिवाइज करा हुआ है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है कि नहीं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डायमेंशन हैं सारे वो हो रहे हैं कि नहीं आंसर। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको पहले फोकस कीजिए कवर करने में। देन ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी 5-6 दिनों में, समझ जाएगा आपको कि ये पोर्शन कवर्ड है। देन रिवाइज करिए उन चीज़ों को, राइटिंग प्रैक्टिस डेवलप कीजिए। प्रीवियस ईयर लिखिए या टेस्ट सीरीज लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शनल लिखना है या फुल सिलेबस लिखना है वो भी आप पे डिपेंड करता है। तो अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कीजिए कि कहाँ स्टैंड करती है अभी 40 डेज के पहले, एंड देन चूज स्पेसिफिकली कि क्या चीज़ों को रिफाइन करना है। देन स्ट्रेटजी, हिमांशु सर क्लास नोट है सफिशिएंट। मैंने सिर्फ वही यूज़ किया है, इसलिए आई वुड से कि इट वाज सफिशिएंट फॉर मी। पर कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जो मैं आंसर नहीं कर सकता था, पर वो ऑप्शनल थे इसलिए मैं बच गया। तो आप बुक स्टैंडर्ड ज़रूर देख सकते हैं। सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी की देख सकते हैं, माजिद हुसैन है, मॉडल्स एंड थ्योरीज की अलग बुक है। तो ये चीज़ें आप टाइम के हिसाब से यूज़ कीजिए। देन हाउ टू इंटीग्रेट करंट अफेयर्स बेस्ड एग्जांपल इन एथिक्स। अगेन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या मैगजीन पढ़ेंगे तो उसका कोई एग्जांपल, अगर किसी ने किसी की हेल्प कर दी या फिर कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो करप्शन में इन्वॉल्व था, या फिर एक बहुत पॉपुलर न्यूज़ थी जो दिल्ली के स्पोर्ट्स अरीना की थी जो बंद कर दिया गया था 10 बजे कोई पर्पस के लिए। तो इन चीज़ों में ना आप जब एथिक्स के वर्ड समझ जाएंगे कि इंटीग्रिटी मिसिंग है,
या मॉरल्स दिखाया है किसी ने, या फिर किसी ने एम्पैथी दिखाई है, किसी की हेल्प करी है, या किसी के इमोशंस को समझ रहे हैं, तो वहाँ पे आप फिर ये न्यूज़पेपर पढ़ के इंटीग्रेट कर पाएँगे। देन प्रीलिम स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है। कैन यूपीएससी क्रैक विद सेल्फ स्टडी? मैंने कोचिंग करी है, तो नॉट बीइंग हिपोक्रेटिक अबाउट इट, आई थिंक कि सेल्फ स्टडी से क्रैक किया जा सकता है। आपके पास आज के डेट में ऑनलाइन मीडियम में इतने मटेरियल अवेलेबल हैं कि कंफर्टेबली आप सब चीज़ें कर सकते हैं कवर। लेक्चर्स आप ऑनलाइन देख सकते हैं, यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं। पर आप जो भी करेंगे ना, अगेन एक स्ट्रक्चर रखिए जिसमें आप सिलेबस से स्टिक कर पा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डायमेंशन कवर कर पा रहे हैं। वो चीज़ें आपको बताती हैं कि ये चीज़ आप कितनी डिटेल में कर रहे हैं, वो सफिशिएंटली हुई है कि नहीं। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको अपने आप को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लासेस हैं या कोचिंग्स हैं ना, वो आपको एक कहीं से कहीं तक ही पहुंचा सकती है, पर जो फाइनल पुश है, जो चीज़ आपको करके आनी है, वो सेल्फ स्टडी से ही होगी। अगेन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में सब बैठे होते हैं, सेल्फ स्टडी वाले भी बैठे होते हैं, कोचिंग वाले भी बैठे होते हैं। पेपर इज सेम फॉर एवरीबडी। जो वहाँ परफॉर्म करके आएगा वो ही क्वालिफाई करेगा। और परफॉर्म करने के लिए आपको जो चीज़ें हैं वो सब सेम पड़ते हैं, क्लासेस में भी और खुद की पढ़ाई से भी। अगर आप बिगिनर हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है एक मेरा, आई एम प्रतीक अग्रवाल करके, तो उस पे मैंने बिगिनर के लिए एक रेसिपी डाली हुई है। अगेन फॉर बिगिनर आई वुड सजेस्ट कि आप पहले शुरू में न्यूज़पेपर पढ़िए, बेसिक बुक्स के बारे में पता करिए, अपने सोर्सेज नैरो डाउन करिए, ऑप्शनल चूज़ करिए अपना कि ऑप्शनल क्या चूज़ करना है आपको। देन व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग बेसिक सोर्सेज से नोट्स बनाने का, एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के, वो चीज़ें मैंने एक बार मेंशन करी हुई है, तो आप वो देख लीजिए। देन हाउ टू प्रिपेयर केस स्टडी फॉर पेपर 2 इन ज्योग्राफी? तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली अपने मेंस के अटेम्प्ट में बैठ के मेहनत तो नहीं करी थी, पर क्योंकि मैं इंटीग्रेट करता था मैगजीन को और जीएस को और ऑप्शनल को, तो इस वजह से वो चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंटीग्रेट इन द सेंस कि अगर मैं एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूँ तो जीएस 3 में भी एग्रीकल्चर है, ऑप्शनल में भी एग्रीकल्चर है, एंड मैगजीन में भी एग्रीकल्चर के टॉपिक्स होंगे। तो एक साथ कर लीजिए उन चीज़ों को। आप जीएस 3 का एग्रीकल्चर का पार्ट उसी दिन पढ़िए कि जब आप ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सिक्किम इज ऑर्गेनिक स्टेट, तो वहाँ केमिकल्स का यूज़ नहीं हो रहा, तो वहाँ की एक केस स्टडी उठा ली। या फिर केरला का कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुछ अलग फार्मिंग हो रही है, तो वहाँ का मेथड आप ले लिया, आपने उठा लिया। तो ये जीएस की चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी में केस स्टडी बन जाती है। केस स्टडी इज नथिंग बट अ एग्जाम्पल इन डिटेल। देन हाँ, मैप वर्क फॉर मीन्स, आई विल टेक दिस टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली अगेन। देन मैप वर्क का जो इशू है वो ये है कि आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए एंड जीएस वालों के लिए भी। तो मैप से पीपल आर वेरी अफ्रेड ऑफ मैप कि नहीं समझ आ रहा, या लोकेशन समझ नहीं आ रही, या प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो करंट अफेयर्स की लोकेशन है वो कैसी की जाए। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैप्स नहीं किए थे और सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत डर था। तो जैसे मैंने जो सीसैट की स्ट्रैटेजी बताई, वो मेरी मैप की स्ट्रैटेजी है बेसिकली। तो मैं रोज़ जो 1 घंटे मैगजीन पढ़ता था, उसके बाद के 20 मिनट मैप्स करता था। पहले मैंने बहुत सारे मैप्स बनाए, अपने हाथ से बना लिया, जैसा भी गंदा अच्छा इंडिया का मैप बना, वर्ल्ड का मैप बना। और एटलस से जो बेसिक लोकेशंस हैं, जो माउंटेन्स हैं, एंडीज माउंटेन, रॉकीज माउंटेन, एल्प्स, हिमालयस, ये सब बना लिए पेन से मैप में। और इन चीज़ों को ना बार बार देखा देखा समझा, तो स्टैटिक चीज़ें कवर हो गई कि माउंटेन्स कौन से कहाँ पे हैं, रिवर कौन सी कहाँ पे है, गंगा का कोर्स क्या है, कौन सी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक की है, कौन सी राइट बैंक की है। तो जब ये चीज़ें आप रोज़ के 15-20 मिनट करेंगे ना, तो 2-3 महीने में सिर्फ 15-20 मिनट डेली देने पे ये चीज़ें आपकी इंटरनलाइज हो जाएंगी। मैप का जो एक डर है वो खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, जैसे रामसर साइट है, या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, या बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क्स हैं, तो इन चीज़ों को आप नेक्स्ट स्टेप में लाइए। जब आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं ये चीज़ें, तो आप उस मैप में इंटीग्रेट करिए।
एक माउंटेन्स का मैप होगा, एक रिवर का मैप होगा, एक इन सब करंट अफेयर्स वाली चीज़ों का मैप होगा। नेक्स्ट टाइम रिवाइज़ करेंगे तो एक ही मैप में सब कुछ बना लीजिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो, नहीं तो अलग-अलग रखेंगे तो भी इट इज़ गुड इनफ फॉर रिविज़न। जीएस के लिए ये चीज़ें काम आएँगी। फॉर ऑप्शनल स्पेसिफिक मैं ये बोलूँगा कि मैप्स करने के लिए ये चीज़ें आपको करनी है सेम एज़ इट इज़। इसके अलावा करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, जो न्यूज़ में लोकेशंस हैं वो चीज़ें करनी है, जो विज़न मैगज़ीन में मिल जाती है या न्यूज़पेपर में मिल जाती है। अदर देन दैट आई वुड से कि आप रीजनल मैप बनाना शुरू करिए। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स का मैप बनाना शुरू करिए या साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का मैप बनाना शुरू कीजिए। अ, व्हाइट पेपर पे एक स्टेट का रफ डायग्राम बना लीजिए, रिवर कौन सी जा रही है, माउंटेन कौन से जा रहे हैं, ये चीज़ें आप ड्रॉ कर लेंगे ना तो एक केस स्टडी भी बन जाएगा, रीजनल डायग्राम भी बन जाएगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एनहांस हो जाएगी। तो बेसिकली ज्योग्राफी की मैपिंग का पार्ट यही है कि पहले आप स्टैटिक कवर करिए, जो माउंटेन्स, रिवर्स, पासेस ये चीज़ें हैं और फिर सेकेंड स्टेप में आप ये चीज़ें लाइए कि कौन से रीजन में क्या है, कौन सा प्लेट्यू कहाँ पे है, उसका डायग्राम बनाइए। समझेंगे तो ये मैप आपका कवर हो जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ है मैप वर्क में डर खत्म करने की। ज्योग्राफी करंट अफेयर्स करने के लिए आपको अगेन जीएस की मैगजीन से हो जाता है, न्यूज़पेपर से हो जाता है, कुछ अलग सोर्स नहीं करने की ज़रूरत है। आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, या फिर मेरे टेलीग्राम के चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे प्रतीक अग्रवाल सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम के चैनल है आई एम प्रतीक अग्रवाल और इंस्टाग्राम इज़ प्रतीक अग्रवाल डॉट ऑफिशियल। देन आई हैव रेड लक्ष्मीकांत 7-8 टाइम्स विद रिकॉल, द प्रॉब्लम इज़ रिकॉलिंग। अच्छा, तो रिकॉल करने के लिए आपको 7-8 टाइम्स आपने पढ़ लिया है तो वो चीज़ें ना आपको ऑलरेडी आ गई है, तो आप उन चीज़ों से डरिए मत। जस्ट आप बैठ के आंसर लिखिए, फिर आप जो प्रॉब्लम नहीं रिकॉल हो रहा है या एमसीक्यू गलत हो रहा है तो उस चीज़ को जाके रिवाइज़ करिए। सब कुछ रिवाइज़ नहीं करना, फिर से वो टाइम खराब होगा आपका। तो जो चीज़ें नहीं आ रही ना याद, वो स्पेसिफिकली बाद में रिवाइज़ करेंगे, जाके देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये चीज़ रिकॉल करने में प्रॉब्लम है और बार-बार चीज़ करने से वो एक-एक करके बिल्डअप हो जाएँगे। प्रीलिम्स आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, रिकॉर्डेड सेशन है तो आप एक बार वापस प्लेबैक करके देख सकते हैं। And if not, how can a person make QA on each topic while going through PYQ and standard books? Will it be helpful? क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद से बनाना है तो बनाइए। इट इज़ अ गुड वे टू रिवाइज। कुछ लोग माइंड में याद करते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी में क्या क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो इट इज़ अ गुड वे, पर आई वुड सजेस्ट कि पीवाईक्यू और स्टैंडर्ड बुक्स से आपको क्यूएनए बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स के फॉर्म में बना रहे हैं तो बना सकते हैं। वेयर आई गेट यूपीएससी टॉपिक वाइज पेपर्स, आप गूगल करिए ना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा या बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। हाउ टू प्रिपेयर एनवायरनमेंट, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, मैं भूल जाता अगर आप नहीं पूछते तो जो मैंने बताया कि प्रीलिम्स एक बार फेल होने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। 20-25 क्वेश्चंस आते हैं एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस में ना स्टैटिक चीज़ करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हो जाएंगी। इकोसिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। द थिंग इज आपको करंट अफेयर्स करने हैं एनवायरनमेंट के। तो जो आप मैगजीन पढ़ते हैं ना, स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के लिए ये चीज़ बोलूँगा मैं कि आप मैगजीन पढ़िए, मल्टीपल रीडिंग कीजिए तो आपको एक बेसिक जगह पहुंच जाएंगे आप। पर इसके अलावा क्या करना है कि मैगजीन में अगर कोई टॉपिक है, जैसे पेरिस क्लाइमेट डील का टॉपिक है करंट अफेयर्स में, तो आप पेरिस क्लाइमेट डील में ना 6-7 कीवर्ड होंगे कि आईएनडीसी क्या होता है, या फिर जो 1.5 डिग्री का प्लेज है। तो आप इनको ना गूगल करके देखिए, इन स्पेसिफिक वर्ड्स को देखिए कि यूएनएफसीसीसी जो बॉडी है उसका नाम दिया है ना, तो आप उसको गूगल करिए। हर वर्ड को समझना इज इम्पोर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, क्योंकि वो बॉडीज से क्वेश्चन आ जाते हैं या कोई अग्रीमेंट से या कोई टर्म है तो वो क्वेश्चन भी आ जाता है प्रीलिम्स में। मेंस के लिए आपको इतना गूगल नहीं करना है, मेंस के लिए सिर्फ वैक्सीन पढ़ के जानी है और वो चीज़ रिप्रोड्यूस करनी है। तो एनवायरनमेंट का यही है कि पीएमएफआईएस का बहुत अच्छा मटेरियल है।
इसके अलावा विजन का भी मटेरियल इज़ गुड, तो आप वो कवर करने के बाद फिर मैगज़ीन जब करेंगे ना, तो ये गूगल करके चीज़ें कीजिए। द एडवांटेज विद पीएमएफआईएस मटेरियल इज़ कि आपको गूगल नहीं करना पड़ेगा, उन्होंने वो चीज़ें ऑलरेडी दे रखी हैं। पर वही है कि वो 700 पेज का मटेरियल है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में करने बैठना है, तो एक बार में करिए। डेली के 20 पेज करने हैं, तो ओवर अ मंथ हो जाएँगी वो चीज़। पर वही कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी फिर आपको। इन अ पर्सन ज्योग्राफी फॉर मेंस एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। अगेन एनसीईआरटी जो मैंने मेंशन किया है, वो बहुत ज़्यादा एक-एक लाइन में चीज़ें हो जाती हैं। चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 6 पेज में, पर अगर आप जीसी लियोंग देखेंगे तो वो 20 पेज का चैप्टर होगा। तो आई वुड सजेस्ट जीसी लॉन्ग करिए, या अगर आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स देख रहे हैं, जो मृणाल सर का जो चैनल है उस पे लेक्चर्स है, स्टैटिक कवर करने के लिए वो लेक्चर अभी भी रेलेवेंट हैं, तो वो देख सकते हैं आप। हाँ, इसके अलावा और भी ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है, वो देख लीजिए। हाउ टू एनालाइज प्रीलिम्स पीवाईक्यू। अच्छा, तो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू में द थिंग इज कि आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता और सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप 2016 या 15 का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें डाई एटम्स जो टर्म था वो मेंशन था ऑप्शन में, और वो क्वेश्चन 2021 में प्रीलिम्स में आ गया। सिमिलरली रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज, तो एनालिसिस आपको ऐसा करना है कि आपको पेपर लेना है और उसका हर वर्ड जो है ना, वो इम्पोर्टेंट समझना है। स्टैटिक क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो आपके डायरेक्टली बन जाते हैं स्टैटिक सोर्सेज से। पर ऑप्शंस आप देखेंगे, ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे एनवायरनमेंट के कोई टर्म आ गए, तो वो चीज़ आप गूगल कर लीजिए। एनालिसिस इस सेंस में होगा कि ऑलरेडी आपको पता है कि स्टैटिक है, ये करंट अफेयर्स है, वो तो आपको ऑनलाइन विजन के चैनल पे मिल जाएगा, या फिर उनका पीडीएफ आता है उस पे मिल जाएगा। पर आपका जो पर्सनल एनालिसिस है ना, वो इसके अराउंड होना चाहिए कि ये टॉपिक में स्टैटिक मैंने इतना किया है, ये ऑप्शन आया है, इस चीज़ को मैंने स्टैटिक से इंटीग्रेट कर लिया है, जो आपका बेसिक मटेरियल है। तो ऐसा एनालिसिस करिए कि सब्जेक्ट वाइज आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ इतनी 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 है। इस चीज़ का स्कोप इतना वाइड है। अगर आप देखेंगे, स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट का एग्जांपल लूँ, क्योंकि मैंने वो डिटेल में किया हुआ है, तो जो नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो करने बैठेंगे तो वो 800-900 हो जाएंगी, नंबर जो उनका है। पर जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें ऑप्शंस जो आते हैं ना, वो गिनती के 50 या 100 आते हैं, उसके बीच में ही होंगे। तो वो चीज़ आप ऑप्शन से देखिए कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कोई छत्तीसगढ़ का एक कुछ है इंद्रावती, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो आया नहीं है पहले। तभी इम्पोर्टेंट होगा अगर करंट में आएगा। पर अगर नागार्जुन सहीचालम टाइगर रिजर्व है ऑप्शन में, तो आप आगे जाके देखेंगे कि फ्यूचर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगेन ऑप्शंस का एनालिसिस एंड क्वेश्चन का एनालिसिस दोनों करना है प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर में। सिलेबस पर पॉइंट वाइज नोट्स कैसे प्रिपेयर करें। अगेन सिलेबस वाइज आप अपने नोट्स बार बार रिवीजन करने के बाद प्रिपेयर करिए। सारे डायमेंशंस मैंने बता दिए कैसे मिलेंगे आपको पीवाईक्यू से। देन ये क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे हैं सारे। हाउ टू राइट आंसर इफेक्टिवली, ये क्वेश्चन है। तो आंसर राइटिंग से आपको ना डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट अ होक्स कि आंसर नहीं लिखा है या आंसर बहुत अलग लिखना है। आंसर इज़ अगेन आई बिलीव इन अ लेयर बाय लेयर अप्रोच, क्योंकि ना वो सस्टेनेबल होती हैं वो चीज़ें। आप जब रिवीजन करेंगे ना, जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन कर लिया है, फिर आप क्वेश्चंस देखिए, उसका क्वेश्चन आएगा, आप आंसर अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, उसके क्वेश्चन में कीवर्ड आपका होगा डिस्कस।
या कमेंट या क्रिटिकली एनालाइज, तो उस कीवर्ड का पहले मतलब समझना ज़रूरी है कि इज सेडिशन रेलेवेंट इन 21st सेंचुरी, क्रिटिकली एनालाइज। तो अगर सेडिशन, पहले तो सेडिशन क्या होता है ये आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कवर्ड है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ये कवर्ड है। देन क्रिटिकली एनालाइज का मतलब समझना जरूरी है, डिस्कस में अगर वो डिस्कस होता है या कमेंट वर्ड होता तो आपको क्या लिखना है, ये चीज़ें समझने के लिए ना अगेन कोचिंग्स के बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको। एक तरीका ये भी है कि आप गूगल कर लीजिए क्रिटिकल एनालिसिस में क्या क्या आता है, पहले आप डिफाइन करिए सेडिशन क्या है, किस तरीके से रेलेवेंट है 19 फंडामेंटल राइट और 19 में। फिर ये समझने के बाद पॉजिटिव्स लिखने हैं, नेगेटिव्स लिखने हैं, ये वर्ड जो क्रिटिकल एनालिसिस है इसका मतलब समझेंगे तो तब आएगा ये समझ। मैं पर्सनली विजन का जो एक वीडियो है उनके चैनल पे यूट्यूब पे उससे समझा था ये चीज़ें। अब जो लिखने की बात आती है तो एक तरीका है समझने का जो है वो टॉपर्स आंसर स्क्रिप्ट्स है। तो विजन, फोरम आईएएस बाबा ये सब अपने वेबसाइट पे ना बहुत सारा होस्ट करते हैं मटेरियल। आप उनकी जब देखेंगे आंसर स्क्रिप्ट तो आपको समझ आएगा कि इंट्रो जो है वो 3 लाइन में कैसा लिखा गया है। फिर जो पॉजिटिव्स का पार्ट आता है तो एक इंट्रो और बॉडी के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए कि जो भी इस क्वेश्चन में अगर इंट्रो में आपने सेडिशन डिफाइन किया तो कनेक्टिंग लाइन हो सकती है कि इट इज़ अ कॉलोनियल लॉ, या फिर कनेक्टिंग लाइन हो सकती है कि 19A में ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में काउंट नहीं होता है, या फिर लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि इसको हटा दो, ऐसा कुछ भी कनेक्टर हो सकता है। फिर आप पॉजिटिव बात लिखिए उनके बारे में कि सेडिशन क्यों ज़रूरी है, स्टेट को बचा रहा है, सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, जो भी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 5 पॉइंट्स पॉजिटिव, 3 से 5 पॉइंट्स नेगेटिव, एंड देन कंक्लूजन। 15 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपका इंट्रो के बाद जो कनेक्टिंग लाइन है वो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। आप सेडिशन का एग्जांपल दीजिए कि गांधी के अगेंस्ट यूज हुआ था या बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट यूज हुआ था, या फिर अभी रिसेंटली मिस यूज हो रहा है, कोई स्टैट आपने पढ़ा होगा तो वो कोट कर सकते हैं। देन गिव पॉजिटिव्स। जगह ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है क्वेश्चन के, तो उसको डिफाइन कीजिए कि सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कैसे थ्रेटन हो रहा है, कि सेडिशन हुआ है तो लोगों में एक वॉयलेंट टेंडेंसी डेवलप हो रही है। देन एरो बना के आप कर सकते हैं, फ्लो चार्ट, पैराग्राफ, पॉइंट के अंदर पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन इन चीज़ों का, क्योंकि बहुत मेंस का जो टॉपिक्स है वो कॉम्प्रिहेंसिवली गिवन है सिलेबस में, तो ये प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे जो एग्जांपल पहले लिया था इंटीग्रिटी वाला क्वेश्चन जो 2021 में आया था, तो उसका जो डेफिनेशन आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, गांधी जी के लाइफ का एग्जांपल है, तो उस एग्जांपल को आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं। देन बॉडी आएगी, फिर कंक्लूजन आएगा। जो चीज़ें ऐड करते हैं लोग वो है डायग्राम्स। डायग्राम बनाइए आप राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, उसको बॉक्स बनाइए। तो ये चीज़ें आप प्रॉपर आंसर सिर्फ देखेंगे ना टेस्ट की, तो आपको समझ आएगा कि स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन और कंटेंट क्या है, कैसा लिखा गया है। क्योंकि पढ़ते सब कुछ सेम है, पर उसको प्रेजेंट करने और लिखने का एक तरीका होता है जो आंसर को स्टैंड आउट कराता है। आपको 4 नंबर मिल रहे हैं या 6 नंबर मिल रहे हैं। Then मैप वर्क मैंने बता दिया है। I read the Hindu and Indian Express on daily basis, but it's quite difficult to note because monthly magazine doesn't cover many issue. What should I do? Uh, तो मंथली मैगजीन में अगर कोई इशू कवर नहीं हो रहा है तो कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला तो वो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट ना हो। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी नहीं हो रहा तो और आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कोई 2 या 3 मंथली मैगजीन ले लीजिए सिर्फ उस मंथ की, और इंडेक्स से ना टॉपिक कवर कंपेयर कर लीजिए कि ये टॉपिक मिसिंग है, ये टॉपिक मिसिंग है। तो अगर मिसिंग है और इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वहाँ से कवर कर लीजिए सेकंड सोर्स से, और नहीं लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। द थर्ड वे इज़ कि आप अपना मंथली मैगज़ीन करिए। न्यूज़पेपर में अगर आपको कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उसका यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हर दिन लोग एनालिसिस करते हैं हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस का, या फिर जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है उसके वीडियो भी आते हैं। फोरम आईएएस 5 मिनट का कुछ रोज एक्सप्लेनेशन डालता है, या राज्यसभा टीवी में कोई डिबेट हो रही है, जैसे अभी आज डेटा प्रोटेक्शन लॉ विड्रॉ हो गया, तो इसकी डिबेट होगी, 3-4 दिन एडिटोरियल आएंगे।
मैगज़ीन में नहीं आया क्योंकि बहुत बार आ चुका है, तो आप एक काम करिए गूगल कर लीजिए, इन वीडियोज़ को देख लीजिए या फिर गूगल करके पुराना मटेरियल ढूँढ के पढ़ सकते हैं। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप इफ़ेक्टिवली कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैटिक बन चुकी है शायद इसलिए फिर से नहीं रिपीट हो रही। सर व्हाई पीपल फेल इन यूपीएससी? अ, तो I would answer this. Failure is objective and subjective. I hope objective subject का मतलब समझ पा रहे हैं आप. Objective failure is qualification नहीं हो रहा या सीट नहीं मिल रही. तो that is objective failure. नहीं हुआ क्वालिफिकेशन, आप अपने आप को फेलियर मान रहे हैं। पर वर्ल्ड जो है ना या लाइफ है ना वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप जब भी कुछ देखेंगे ना वो चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं। रैडिकल चेंजेस हमेशा डेंजरस होते हैं, तभी उसको डिज़ास्टर बोला जाता है। अर्थक्वेक रैडिकल होता है, वोल्केनो रैडिकल होता है, पर अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो धीरे-धीरे हो रहा है, इसलिए वो चेंज है, क्लाइमेट डिज़ास्टर नहीं है। तो सब्जेक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा था, जो आप यूपीएससी पढ़ते हैं ना, तो जैसे मैं इंजीनियर था, तो जब मैंने एथिक्स पढ़ा या मैंने जब जेंडर इश्यूज़ पढ़ा, तो आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट दीज़ जेंडर इश्यूज़ लिटरली। पर इन चीज़ों को पढ़ के समझ आया कि कैसे फीमेल लाइफ टाइम में या फिर कैसे जो मेरा खुद का नेचर है, वो चेंज हो सकता है, एथिकल हो सकता है, मॉरल हो सकता है। तो दैट इज़ नॉट अ फेलियर, क्योंकि ये टॉपिक्स आप सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ते, आप समझते हैं इन चीज़ों को, अपनी लाइफ़ में डालते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना रोज़ का इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारे जो घर में लोग हैं जो यूपीएससी नहीं दे रहे, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इलेक्शंस में इंटरेस्टेड हैं। उनको इलेक्शंस की समझ ना हो सकता है, पर आप जब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको लाइफ़ के अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं ना, उनकी समझ आती है। आप अपनी जो सपोज़ कोई बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ़ को समझ पा रहे हैं कि बॉडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि नींद कम आ रही है या बॉडी पेन क्यों हो रहा है, बोन्स में पेन क्यों हो रहा है, विटामिन की कमी होगी। तो ये चीज़ें ना जनरली नहीं पता होती लोगों को। तो अगेन दिस इज़ सब्जेक्टिविटी एसोसिएटेड विद यूपीएससी कि आप ये चीज़ें बहुत गेन कर रहे हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ एक इंसान का जो इस बार 6th अटेम्प्ट के बाद नहीं निकाल पाए, तो ईज़ी टू कॉल हिम अ फेलियर। पर जो 10 सालों में उन्होंने गेन किया, तो आज की डेट में आप देखिए वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी। 1 महीना ही हुआ है रिज़ल्ट को आए, पर उन्होंने बहुत अपने आप को अपग्रेड किया, उनकी जॉब बहुत अच्छी जगह लग गई है। तो इट इज़ नॉट अ फेलियर इन दैट वे। पर हाँ, लोगों को चाहिए कि हम एक रिज़ल्ट दें, तो उस सेंस में हो सकता है आपको लगे कि व्हाई पीपल फेल। तो वो डिसिप्लिन नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। उनको यूपीएससी से ना जॉब से ज़्यादा भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3-4 रीज़न हैं, क्योंकि पढ़ाई इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कि आप पढ़ाई की वजह से फेल हो जा रहे हैं। अ, क्वेश्चन का इवैल्यूएशन 2 सोर्सेज़ हैं जो पॉपुलर हैं, एक कन्वर्ट आईएएस है और एक आईएएस नेटवर्क है। तो आप दोनों में से कोई भी रेफ़र कर सकते हैं। इट इज़ गुड इनफ। तो करंट अफ़ेयर्स का मैंने मेंशन कर दिया है। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट? अ, Again, it is very personal. I will tell what I did myself and I will tell what others do. तो पोस्टर्स लगाते हैं लोग या वीडियोस देखते हैं, टेड टॉक सुनते हैं या टॉपर्स इंटरेक्शन सुनते हैं, तो वन वे इज़ दैट। पर आप जब यूपीएससी करने आ रहे हैं तो आपका ना एक रीज़न होना चाहिए। अम, हाँ, मतलब आपको कलेक्टर की जॉब अच्छी लग रही है या पुलिस एसपी की जॉब अच्छी लग रही है, तो दैट कैन बी अ गुड रीज़न और आप लगे रहें उसके लिए। पर जो अंदर से एक डिसिप्लिन्ड होता है ना कि मैं रोज़ 6 घंटे पढ़ूँगा, चाहे कुछ हो जाए। तो वो चीज़ ना आपको जब आप टारगेट कंप्लीट करने लगते हैं ना, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन एंड स्टिल इफ यू नीड मोटिवेशन, ऐसा होता है कि बहुत बार आप डिमोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं। कोई प्रीलिम्स का टेस्ट है, उसमें 100 की जगह 60 नंबर आ गए।
तो ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा क्लियर। तो ये चीज़ें ना बहुत माइंड में है ये चीज़ें। वो टेस्ट में आप अगर 100 की जगह 150 भी ला रहे हैं, तो ये आपको श्योर नहीं करता है कि आप प्रीलिम्स में 150 लाएँगे। तो इट इज़ एवरीथिंग इन द माइंड। सब मोटिवेट करने के लिए भी इंटरनली आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हाँ, मैं ये रोज़ करूँगा, डिसिप्लिन बनाए रखूँगा और एंड रिज़ल्ट दिखेगा। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं ना, रोज़ के टारगेट कर रहे हैं, रोज़ का 6 घंटा, 8 घंटा दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में शायद नहीं दिखेगी कि हाँ, मतलब समझ नहीं आ रहा कि हो रहा है कि नहीं। पर लॉन्ग टर्म में एक ऐसा रिज़ल्ट आएगा जो सरप्राइज़िंग होगा। आप मेरा एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट मीन्स था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना बैकग्राउंड था, पर एक चीज़ थी कि मेहनत कर सकता हूँ मैं और मैं कंसिस्टेंटली करूँगा और वही चीज़ मेरे को मोटिवेटेड रखती थी। फॉर मी पर्सनली यूपीएससी बॉस की बहुत अच्छी जॉब है और आई वांट टू वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ समथिंग। तो इस वजह से मैं मोटिवेटेड था कि हाँ, मैं प्रोफ़ेशनली करूँगा। फॉर मी माय स्टडी इज़ प्रोफ़ेशन। 8 घंटा रोज़ लोग जॉब के लिए जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, तो मैं 8 घंटा रोज़ अपने टेबल पे रहूँगा। इर्रेस्पेक्टिव मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं, टेबल पे बैठना ज़रूर है 8 घंटा। और फिर धीरे-धीरे ना आप बैठोगे, कितना सोशल मीडिया चलाओगे? फिर गिल्ट आएगा, बोर हो जाऊँगा मैं फिर धीरे-धीरे सारे ऐप अनइंस्टॉल करने लग जाता हूँ और अपने आप पढ़ाई होने लग जाती है। 2 घंटे से शुरू होगी पर कभी तो पहुँचेगी 6 घंटे। पर वही है, आपको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में वो चीज़ें प्लान करनी है। अ, अगेन बिकॉज़ आई सेड कि लेयर बाय लेयर सस्टेनेबिलिटी की बात की मैंने, तो जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ सोशल मीडिया यूज़ करने का, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट ऑफ दीज़ मीडियम्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि धीरे-धीरे ना, मतलब मैं एक बार में सब कुछ नहीं हटाया, क्योंकि जब आप रैडिकल डिसीज़न लेते हो तो वापस जाने का मन करता है। तो मैं पहले ट्विटर हटाया, फिर 1 हफ्ते बाद फेसबुक हटाया, फिर 1 हफ्ते बाद इंस्टा का टाइम 10 मिनट से 5 मिनट किया, फिर फाइनली हटाया। तो धीरे-धीरे आदत चेंज करते जाइए, अपनी हैबिट डेवलप कीजिए कि आप वो चीज़ के बिना रह पा रहे हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो ये बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन कैसे रहना है, डिमोटिवेटेड फ़ील होता है, नेगेटिव फ़ील होता है। तो आई वांटेड टू एड्रेस दिस। ये टॉपिक मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है, उस फ़ेज़ में जो मेंटल हेल्थ होती है और पर्सनल फीलिंग्स होती है, नेगेटिविटी होती है, उससे कैसे टैकल करना है। आई नो टॉपर्स, रैंकर्स जो आईएएस बन चुके हैं और यूपीएससी के प्रिपरेशन में दे वर इन द वर्स्ट फेज़ ऑफ देयर लाइफ। तो यूपीएससी में क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपके अराउंड एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट होता है कि यूपीएससी कर रहा है, ये बहुत पढ़ता होगा एंड अभी निकालना है, एक अटेम्प्ट में 2 साल हो गए, पीक ईयर ऑफ योर यूथ इज़ गेटिंग वेस्टेड। तो ये नेगेटिविटी आती है कि नहीं क्लियर हो रहा या किसी और का क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ ना माइंड में होता है। अ, जैसे मैंने बताया कि 150 स्कोर आ रहा है टेस्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लियर कर लेंगे। तो मेंटल जो हेल्थ है ना, वो बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। इसके लिए ये चीज़ें बात करी जाएँ जब, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों बात हो रही है इस पे, ज़रूरी नहीं है। पर आपको ये फ़ील होगा धीरे-धीरे कि अ, जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो आपकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन करती है और फाइनली आपकी सिलेक्शन को डिटरमाइन करती है। जब आप खुश रहते हैं ना, तो धीरे-धीरे चीज़ें पॉज़िटिव दिखने लगती हैं। टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अगले दिन आप टेस्ट देंगे, हो सकता है उसमें आ जाए। क्योंकि ऐसा है ना कि एलिमिनेशन की टेक्निक यूज़ करनी है प्रीलिम्स में आपको। तो एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू चूज़िंग बिटवीन 2 ऑप्शन और लक काम आता है। तो लक पॉज़िटिव अपने डायरेक्शन में तभी होगा जब एक पॉज़िटिव एटीट्यूड होगा। तो ये चीज़ मेंटल हेल्थ से रिलेट होती है कि आप लाइफ में ना बैलेंस बनाइए। अगर आप पढ़ रहे हैं, तो सबको पता है कि 16 घंटे अगर आप जग रहे हैं, तो 16 घंटे नहीं पढ़ रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। उसके लिए एक अपना जो आपका खुश है मन, वो बना रहेगा और पढ़ाई बेटर होगी। अगेन कि जो फ़ोकस है ना, वो फाइनल सिलेक्शन पे होना चाहिए।
नॉट इन टेस्ट, नॉट इन कंप्लीटिंग अ टॉपिक और एनीथिंग। ग्रेजुअली ये चीज़ें हो जाती हैं। आज नहीं तो कल आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी के लिए। आप आज नहीं तो कल आंसर लिखेंगे अगर आप सीरियस हैं। कब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो बहुत पर्सनल है। ये चीज़ें धीरे-धीरे आप खुद समझ जाएँगे करते-करते अपनी प्रिपरेशन में। हम मतलब मैंने स्पेसिफिकली किसी से कभी बात नहीं करी थी। ना मैं समझ पाया था कि मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। पर जब खुश रहना शुरू किया तब समझा कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होता है कि हाँ होगा सिलेक्शन। कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि प्रीलिम्स जब ये रिजल्ट आया यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट 1:30 बजे आया था। तो 12:30 बजे मैं और एक जिनकी रैंक आई हम ये डिस्कस कर रहे थे कि 5 दिन में क्या पढ़ना है प्रीलिम्स निकालने के लिए, क्योंकि 5 दिन का ही गैप था। और जब निकल गया रिजल्ट आ गया तो बहुत डिस्टर्बेंस था, पढ़ाई नहीं हो पाई। तो जब लाइन के आप एक तरफ हैं और दूसरी तरफ है ना, तो सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने आप को समझेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ या वो 650 पीपल लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और ये चीज़ रोज़ बिलीव करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक पर्पस होना चाहिए कि हाँ इसलिए पढ़ रहा हूँ और निकलेगा। गौरव सिंह जी अब क्लास 11th में हैं। आई वुड सजेस्ट आर्ट स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम। यार आप बहुत छोटे हो। अभी आप स्कूल एंजॉय करिए, कॉलेज एंजॉय करिए। यूपीएससी आपको करना है तो आप ज़रूर टाइम दीजिए चीज़ों को। पर पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूं तो मैं ये बोलूँगा कि मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी। दोस्त 4 इयर्स मैं आज सिलेक्शन हो गया है तो इसलिए नहीं बोला आप मेरा सिलेक्शन वापस ले लीजिए, पर मेरे को वो 4 साल दे दीजिए, मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। तो मैं गौरव यही बोलूँगा कि यार यूपीएससी का डिसीजन जो होता है ना वो करियर डिसीजन है। तो हाँ अगर आप श्योर हो कि करना ही है तो आप 3 साल का कोर्स करिए। 17-18 की एज में आप कॉलेज जाएंगे, 21 में ग्रेजुएट होकर अटेम्प्ट दे सकते हैं। या 4 साल का करिए, फिर आप अटेम्प्ट दीजिए। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो साथ के साथ चलते रहेगी। स्टैटिक चीज़ें, बेसिक बुक्स, एनसीईआरटी, ये सब पहले मेंशन किया है। आप फिर से जाके पीछे जाके देखिए, उन चीज़ों को सुनिए। या और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको सुन के आप समझ सकते हैं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पर पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे, क्योंकि आप भैया बोल रहे हैं तो मैं भाई के हिसाब से बोलूँगा, तो स्कूल एंजॉय करिए यार, कॉलेज एंजॉय करिए, क्योंकि ये टाइम ना फिर से नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि आपको 4 साल बाद कॉलेज में मन नहीं करता यूपीएससी करने का और आपने सब कुछ यूपीएससी के हिसाब से किया है, तो आपके पास एक करियर नहीं होगा फॉल बैक करने के लिए। तो आप ऐसी स्ट्रीम लीजिए जो जेन्युइनली आपको इंटरेस्ट करती है। मैथ्स पढ़ने का मन है तो मैथ्स पढ़िए, पर एक उसमें आपको ना ऐसा होना चाहिए कि इसलिए नहीं पढ़ रहे कि यूपीएससी करना है, पर वो जेन्युइनली एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। जो यूपीएससी कर भी नहीं रहा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप अपने एजुकेशन को ट्रीट करिए, ना कि यूपीएससी के हिसाब से। अ, यार 3 बजे उठते हैं और आप 10 बजे सोते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है वो। कभी कभी चलता है, पर 6-7 आवर्स की नींद आप लीजिए प्लीज़। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप। तभी अगेन ब्रेन तभी वर्क करेगा आपका। इसलिए आपको नींद आती है क्योंकि आप बहुत कम सो रहे हो। सीजीपीएससी का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, यूपीएससी और सीजीपीएससी के ओवरलैप का। आई वुड सजेस्ट आप कोई लोग होंगे जिन्होंने सीजीपीएससी साथ में किया है। अनुराधा अग्रवाल मैम है जिनका रैंक आया है इस साल, वो सीजीपीएससी 6 साल पहले निकाली हुई हैं। तो आप उनका कुछ कांटेक्ट देख सकते हैं, उनके वीडियो होंगे कुछ। या और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है ये। See, Anjani, fear of answer writing, I have already talked about it. It's all in the mind. आप अपना बस लिखना शुरू कीजिए, एक आंसर से शुरू कीजिए, पर लिखिए। लिखेंगे तो खराब होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। पर लिखेंगे तो हैबिट डेवलप होगी और आप जाते जाते एक जगह पहुंच जाएंगे। आखिर में इफ अ टॉर्टोइस इज वॉकिंग स्लोली, पर वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है ना एंड में। हाँ गौरव, 21 ईयर्स में यू विल बी एबल टू डू।
4-5 साल हैं आपके पास अभी, तो गुड इनफ है वो। टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एक आईएएस कॉरिडोर है जो बहुत बेनिफिशियल थी करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए, पर अभी वो रेगुलर नहीं है वीडियोस डालने में। तो वो आप देख सकते हैं। उससे मैंने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी कि पढ़ना कैसे है। जो मैंने आपको बताया मैगजीन से गूगल कर करके पढ़ना है, तो वो ना वीडियो पे करके बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है। तो आप वो देख सकते हैं टेलीग्राम, यूट्यूब पे। देन सेकंड इज़ जो काम आया था वो विजन में रोज़ 5 बजे 5 एमसीक्यू डालते हैं वो। तो वो मैं करता था, अभी तो बंद कर दिया है मैंने करना। तो वो भी आप देख सकते हैं। और एज सच फोरम आईएएस भी करंट अफेयर्स कुछ डालता है। देन अगेन बहुत स्पेसिफिक राउस आईएएस का हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस इज वेरी गुड। तो वो भी आप देख सकते हो यूट्यूब पे। इंग्लिश थीम ओनली में आती है रिपोर्ट्स, तो कोचिंग वाले डाल देते हैं। आप ना हिंदी कोचिंग देखेंगे तो वो ट्रांसलेशन डाल देंगे, तो उसकी चिंता नहीं करिए। देन डज ईयर गैप मैटर्स आफ्टर ग्रेजुएशन? नहीं यार, इट डज नॉट मैटर। 10 साल वालों का जो 10 अटेम्प्ट होते हैं जिनके पास, उनका सिलेक्शन होता है ना। अ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑल इन द माइंड, अगेन आई विल रिपीट दैट। गुड सोर्स फॉर सॉल्व्ड मेंस पेपर्स आई डोंट थिंक होगा। अगर होगा भी तो अगेन मेंस के आंसर सब्जेक्टिव आंसर लिखने हैं, तो सब्जेक्टिव हैं चीज़ें। खुद का बनाइए ना, बहुत मज़ा आएगा। प्रीवियस ईयर करेंगे, प्रैक्टिस होगी, सिलेबस कवर होगा। और अच्छा लगेगा कि मैंने भी यूपीएससी का पेपर करा हुआ है। टायर 3 कॉलेज से हूँ। यार नहीं फ़र्क पड़ता, पता है क्योंकि कहाँ फ़र्क पड़ेगा बताओ। मेंस में कॉलेज का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा कि टायर 3 से आया है बंदा, इंटरव्यू दे रहा है। तो नेगेटिव इंप्रेशन नहीं आता। फिर से तुम ये ना खुद, मतलब मैं भी ऐसा हूँ कि मैं सोचता था कि मैं छत्तीसगढ़ से रायपुर से हूँ, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिल्ली में सब कुछ पता है, ओल्ड राजेंद्र नगर में लोग, वो खुद की क्रिएट करी हुई चीज़ें हैं ये। तो डोंट वरी अबाउट बीइंग फ्रॉम अ प्लेस और बीइंग फ्रॉम समवेयर। खुद आप अपना हार्डवर्क, कैपेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रखें, सब कुछ होगा। तो आई थिंक दैट्स इट। अदर देन दिस, जो चीज़ें आ रही हैं अब वो मैंने कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो एक बार आप देख लीजिए कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर करना है। वो मैंने अभी गौरव के लिए बताया था कि बिजनेस एंड मतलब जॉब एंड कॉलेज इज सिमिलर थिंग। टाइम क्रिएट करिए, टाइम टेबल बनाइए, एंड स्टार्ट डूइंग वन बाय वन, सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, वॉट एवर यू वांट टू डू। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड डिस्कस कर लिया है अक्षत। एक बार रिवाइंड करके आप देख लेंगे प्लीज। Sequence of subjects, I'll share the sequence of subjects. I'll mention the Telegram channel where I'll be sharing this. uh, ये आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना, तो मिल जाएगा। किस स्ट्रीम से हो? मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है। श्योर श्योर, मैं मेंस दे रहा हूँ, तो सितंबर के बाद ना आई एम प्लानिंग टू टेक मोर सेशंस एंड आई वुड बी मोर एक्टिव। कैट यार, मैंने कैट भी दिया है वैसे। कैट के लिए कहीं, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म, सो वील डिस्कस अबाउट कैट समवेयर एल्स। हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स डिस्कस किया मैंने। हाउ टू evaluate आंसर ऑनलाइन मीडियम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो fine, then I'll conclude. Thank you everyone for being there, for bearing with me for 1.5 hours already. Thank you. It was very nice talking to you, taking your doubts. Almost सब कुछ cover है। चलिए, thank you. All the best.